डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है प्रतिष्ठित सिद्धांत माल्थस की व्याख्या, यानी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ माल्थस। अब देखिए, इस सिद्धांत को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अपने दोस्तों को भी करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। दूसरा यह है कि मैं जो नोट्स बनाता हूँ, यह नोट्स आपके लिए जो जितने भी छात्र नेट की तैयारी कर रहे हैं या RAS की तैयारी कर रहे हैं या IAS की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए मेरे ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। वहाँ से भी आप निकाल करके इन नोट्सों का अध्ययन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिष्ठित सिद्धांत माल्थस की व्याख्या, यानी थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपनी पुस्तक यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, यह 1820 में इसके दूसरे भाग, जो यह बुक है इसका जो दूसरा भाग है वह भाग है द प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ, यानी धन की उन्नति। और धन की उन्नति में आर्थिक विकास से संबंधित विचारों को या विचारों का प्रस्तुतिकरण माल्थस ने किया। वस्तुतः माल्थस का विश्लेषण जनसंख्या के सिद्धांत के कारण बहुचर्चित रहा। उनकी समर्थ मांग संबंधी व्याख्या, जो समर्थ मांग है उसकी जो संबंधित व्याख्या है, उस व्याख्या पर आधारित रहकर कीन्स एवं केलेकी ने अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। माल्थस के अनुसार विकास की प्रक्रिया स्वचालित नहीं होती, बल्कि इसके लिए व्यक्तियों के निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। माल्थस ने विकास की समस्या केवल जनसंख्या वृद्धि से ही संबंधित नहीं है, यानी माल्थस ने कहा है कि विकास की जो समस्या है वह केवल जनसंख्या से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके लिए यह आवश्यक है कि पूंजी की मात्रा में वृद्धि हो। माल्थस ने विकास हेतु धन एवं मूल्य में होने वाली वृद्धि को महत्वपूर्ण माना। विकास मात्र उत्पादन के साधनों एवं उनकी क्षमता पर ही निर्भर नहीं रहता या क्षमता पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि उनके अनुकूल वितरण भी प्रभावित होता है। अब देखिए, प्रोफेसर मार्शल की जो व्याख्या है उसमें सबसे पहला एक पॉइंट आता है, वह पॉइंट है पूंजी संचय। नंबर 1, पूंजी संचय यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन। अब देखिए, पूंजी संचय क्या है। माल्थस ने आर्थिक विकास हेतु पूंजी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। यदि पूंजी में एक नियमित वृद्धि नहीं होती है तो संपत्ति में एक स्थायी व नियमित वृद्धि को पाना संभव नहीं होगा। और जब स्थायी
वह नियमित वृद्धि को पाना संभव नहीं होता है, तब माल्थस ने अपने विचार में कहा कि जब तक अभिव्यक्ति वस्तुओं की पूर्ति होती रहती है तब तक पूंजी संचय सामान्यतः स्वतः ही होता रहता है। पूंजी संचय के कारण एक ओर वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो दूसरी ओर व्यक्ति रोजगार प्राप्त करते हैं। प्रोफेसर माल्थस पूंजी संचय को एक स्थायी प्रकृति नहीं रख पाते। माल्थस इस बात को कहते हैं कि पूंजी संचय एक स्थायी प्रकृति नहीं रख पाता, क्योंकि यह आवश्यक है कि या यह आवश्यक नहीं है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए उसकी पूर्ति होती रहे। फिर से एक बार देखें कि प्रोफेसर माल्थस इस बात को मानते हैं कि पूंजी संचय एक स्थायी प्रकृति नहीं है या स्थायी प्रकृति नहीं रख पाता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए उसकी पूर्ति होती रहे। माल्थस ने जेबीशे के नियम यानी पूर्ति अपनी मांग स्वयं प्रभावित करती है या स्वयं पैदा करती है। प्रोफेसर जेबीशे का एक नियम है कि पूर्ति अपनी मांग को स्वयं पैदा करती है का समर्थन नहीं किया है। किसने? माल्थस ने। तो क्यों नहीं किया है? इसका कारण यह है कि इस नियम की वह मान्यता जिसके अनुरूप विनिमय है, जिसके अनुरूप विनिमय की प्रक्रियाओं वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ही विनिमय होता है, माल्थस इस मान्यता को गलत मानते थे, क्योंकि वस्तुएं श्रम या अन्य वस्तुओं या द्रव्य की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, और जब यह द्रव्य की सहायता से प्राप्त की जाती हैं तो माल्थस कहते हैं कि आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक पूंजी संचय है, चूंकि पूंजी संचय का स्रोत बढ़ता हुआ लाभ है। लाभों की प्राप्ति केवल पूंजीपतियों द्वारा की गई बचत द्वारा संभव होती है, और माल्थस के अनुसार श्रमिकों की बचत करने की जो शक्ति है वह शून्य होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पूंजीपति अधिक बचत करें तथा अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अत्यंत न्यून उपभोग करें तो आर्थिक वृद्धि निरुत्साहित होगी। माल्थस ने बचत की अनुकूलता प्रवृत्ति के विचार को प्रस्तुत किया, और उनके अनुसार यदि बचतें एक सीमा से अधिक होने लगें तो इससे उत्पादन के उद्देश्य विपरीत प्रभाव पड़ता है। किस पर? उत्पादन के जो उद्देश्य हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है पूंजी संचय एवं मानव संसाधन। दूसरा पॉइंट है पूंजी संचय एवं मानव संसाधन। पूंजी संचय एवं मानव संसाधन यानी कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत माल्थस ने पूंजी संचय एवं मानवीय संसाधनों के
अंतर संबंध पर विचार प्रस्तुत किया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है वह वृद्धि किसी सीमा तक मनोवैज्ञानिक व वैयक्तिक घटकों पर निर्भर करती है। जनसंख्या में होने वाली एक वृद्धि व्यवहारिक रूप से आर्थिक विकास को प्रेरणा प्रदान नहीं करती, क्योंकि श्रमिकों की मांग कम होने के कारण उनकी क्रय शक्ति सीमित होती है, जिससे उनके द्वारा वस्तुओं की समर्थ मांग में वृद्धि का किया जाना संभव नहीं होता या संभव नहीं बनता है। पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति माल्थस का यह विचार था कि श्रम की मांग पूंजी संचय की दर पर निर्भर करती है, लेकिन वह यह नहीं मानते कि बचतें हमेशा विनियोग के बराबर होती हैं। माल्थस ने यहाँ यह भी स्पष्ट किया कि यदि उपभोग या उपयोगिता या उपभोग कम हो अथवा कंजूसी की जा रही हो तो इससे प्रभावपूर्ण मांग सीमित हो जाती है, और जब मांग सीमित होती है तो फिर तीसरा इनका जो पॉइंट है वह पॉइंट आता है प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड। तीसरा पॉइंट है इनका प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड। अब देखिए, इफेक्टिव डिमांड के अंतर्गत माल्थस ने यह स्पष्ट किया है कि बढ़ते हुए उपभोग से ही समर्थ मांग में वृद्धि होती है। एक उन्नत अर्थव्यवस्था में ही उपभोग, बचत एवं विनियोग तेजी के साथ बढ़ते हैं और प्रभावपूर्ण मांग को पूंजी संचय की नई तकनीक के प्रयोग यानी श्रम, बचत, उपाय एवं मशीनों के प्रयोग से बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही वितरण व्यवस्था में सुधार भी किया जाना चाहिए, और जब इस वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाता है तब इस हेतु संपत्ति, विशेषतः भूमि संबंधी का विभाजन आवश्यक है। संपत्ति का समान वितरण समान वितरण होने पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करता है, और जब यह वृद्धि करता है तो इससे आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। पूंजी संचय प्रोत्साहित होता है तथा विकास की प्रक्रिया गति प्राप्त करती है। वितरण व्यवस्था में सुधार तब संभव है जब अनुत्पादक उपभोक्ता या उपभोक्ताओं को रोजगार प्रदान किया जाए, और जब यह रोजगार प्रदान किया जाएगा तो अनुत्पादक जो उपभोक्ता है वह जो भौतिक पदार्थों को उत्पादित नहीं कर सकता। माल्थस इस बात को मानते हैं कि अर्ध उपभोग के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अवरोध उत्पन्न होता है, जबकि पूंजीपति कृपण होते हैं
तथा उत्पादक श्रमिक का मात्र जीवन निर्वाह मजदूरी ही प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए अन्य उत्पादक श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर मांग में वृद्धि की जा सकती है। यानी कीन्स ने भी 1930 यानी 1930 की जो महामंदी बोलते हैं, उस समय कीन्स का भी यह सिद्धांत है कि जब व्यक्तियों के हाथ में अगर हम रोजगार देंगे तो हमारी मांगें बढ़ेंगी। कैसे? अगर हम व्यक्तियों से सुबह से शाम तक एक गड्ढा खुदवाएं, वापस दूसरे दिन इसी गड्ढे को फिर बंद कराएं और फिर खुदवाएं, फिर बंद कराएं, फिर खुदवाएं, फिर बंद कराएं, इस तरह से जो काम करेंगे लगातार उनके हाथों में पैसा जाएगा और जब धन उनके हाथों में आएगा तो वह लोग अपनी आवश्यकता की पूर्तियों को पूरा करने के लिए वस्तुओं की खरीदारी भी करेंगे और इस तरह से मांग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आगे माल्थस ने प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्यों को उपयोगी माना और उन्होंने कहा कि एक सड़क निर्माण एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों के द्वारा श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि संभव है। जो मैंने अभी कहा कि कीन्स ने कहा है 1930 की स्टडी जो उन्होंने की है उसमें कि पहले एक गड्ढा खुदवाओ, वापस दूसरे दिन बंद कराओ, फिर खुदवाओ, फिर बंद करवाओ। यानी इसी तरह से जब व्यक्तियों के हाथ में काम होगा तो उनके हाथ में धन भी जाएगा और जब धन जाएगा तो वह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदारी भी करेगा और इस तरह से मांग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आगे चौथा पॉइंट इनका आता है, वह है संरचनात्मक परिवर्तन। कौन सा? संरचनात्मक परिवर्तन। अब देखिए संरचनात्मक जो परिवर्तन है यानी स्ट्रक्चरल चेंजेज के अंतर्गत माल्थस संरचनात्मक परिवर्तनों को महत्वपूर्ण मानते थे और उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे आगे गति क्या अर्थव्यवस्था जैसे जैसे आगे गति करती जाती है, कृषि क्षेत्र की सापेक्षिक महत्ता कम होती जाती है तथा उद्योग क्षेत्र विकसित होता है और औद्योगिकरण के द्वारा साहस, प्रवृत्ति एवं कुशलताएं बढ़ती हैं और माल्थस कृषि व उद्योग के संतुलित विकास को महत्वपूर्ण मानते थे। माल्थस ने आर्थिक विकास में श्रम विभाजन की महत्ता को स्वीकार किया या स्वीकार करते थे, जिसके उपरांत ही विशिष्टीकरण संभव बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वह है तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति और तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अंतर्गत देखिए माल्थस कहते हैं कि तकनीकी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मशीनों का अधिक प्रयोग संभव होता है और जब अधिक प्रयोग संभव होता है तब उत्पादन बढ़ता है, बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है
माल्थस ने यह भी स्वीकार किया है कि मशीनों के बढ़ते हुए प्रयोग से बेरोजगारी उत्पन्न होगी। फिर आगे पॉइंट इसका आता है द्वैतता, यानी 6 पॉइंट इसमें आता है, वह है द्वैतता यानी ड्यूलिज्म। अब देखिए ड्यूलिज्म के अंतर्गत माल्थस अपने जो लेख है या उनका जो अध्ययन है माल्थस की स्टडी में या माल्थस की स्टडी के अनुसार अर्थव्यवस्था में 2 मुख्य क्षेत्र आते हैं। पहला है कृषि क्षेत्र और दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र। अब देखिए कृषि क्षेत्र घटते हुए प्रतिफल से प्रभावित होता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम लागू होता है। यानी कृषि क्षेत्र में घटता हुआ प्रतिफल और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ प्रतिफल लागू होता है। इस अंतर का कारण तकनीकी प्रगति की दर में व्याप्त भिन्नता है। चूंकि माल्थस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुपस्थिति में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र एक दूसरे के उत्पादों के लिए बाजार का विनिर्माण करते हैं। यदि किसी कारण से इनमें से किसी एक क्षेत्र का विकास धीमा पड़े तो इसके परिणाम स्वरूप दूसरे क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और जब दूसरे क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा तब कृषि क्षेत्र में पूंजी का विनियोग तब तक किया जाएगा जब तक उपयोगी भूमि को कृषि के अधीन नहीं लिया जाता है। समस्त उपयोगी एवं उपजाऊ भूमि में कृषि हो जाने के उपरांत ह्रासमान प्रतिफल के कारण लाभपूर्ण विनियोग की संभावना रहती है। तब विनियोग के अवसर औद्योगिक क्षेत्र में खोजे जाएंगे, और जब औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग के लिए यानी विनियोग के जो अवसर हैं वो औद्योगिक क्षेत्रों में खोजे जाते हैं, तब प्रोफेसर माल्थस कहते हैं कि भूमि में ह्रासमान प्रतिफल के प्रभाव को तब दूर किया जा सकता है जबकि औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से तकनीकी प्रगति की जा रही हो तथा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जनसंख्या वृद्धि का अधिकांश भाग अवशोषित कर लिया जाए। जबकि माल्थस ने संतुलित वृद्धि के तर्क को सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट नहीं किया, लेकिन लैटिन अमेरिकी देशों का उदाहरण लेते हुए उन्होंने कहा कि एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का विकास कृषि क्षेत्र के अर्ध विकास से परिसीमित होता है। यही फिर प्रोफेसर माल्थस इस बात को मानते हैं कि एक कम विकसित देश में समर्थ मांग की कमी औद्योगिक एवं कृषि दोनों क्षेत्रों के विकास को अवरुद्ध करती है, और जब ऐसी दशा आती है तब ऐसी दशा में जब एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित होता है तब इससे अधिक द्वैतता यानी इकोनॉमिक ड्यूलिज्म उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि आधुनिक क्षेत्र में उच्च पूंजी गहनता वाली तकनीक का प्रयोग होने से रोजगार की संभावनाएं सीमित होती हैं, और जब रोजगार की संभावनाएं सीमित होती हैं तब दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का बहुत
भाग व्यापक निर्धनता में फंसा रह जाता है। और जब यह व्यापक निर्धनता में फंसा रह जाता है तब आर्थिक अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। और इनका आगे नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक अवरोध, यानी आर्थिक अवरोध, और इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेशन। अब देखिए, यानी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के अंतर्गत माल्थस ने ऐसे घटकों की व्याख्या की जो आर्थिक विकास हेतु बाध्यकारी होते हैं। उनके अनुसार अल्पकाल में श्रम की पूर्ति ने लोचदार, यानी जो श्रम की पूर्ति है वह बेलोचदार होती है, और जब बेलोचदार होती है तब जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के सापेक्ष पूंजी की पूर्ति में तेजी से वृद्धि की जा सकती है। और जब पूंजीपति पूंजी की पूर्ति में वृद्धि के लिए उत्पादक श्रम में विनियोग करता है तब प्रतिस्पर्धा के कारण मजदूरी बढ़ती है। प्रोफेसर माल्थस ने मजदूरी में होने वाली जो वृद्धि है उस वृद्धि को समर्थ मांग में हमेशा वृद्धि नहीं करती है, क्योंकि श्रमिक बढ़ते हुए उपभोग के सापेक्ष अधिक आराम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अर्ध उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब अर्ध उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है तब आयरलैंड एवं मैक्सिको जैसे देशों का उदाहरण लेते हुए उन्होंने श्रमिक एवं प्रबंधक दोनों के प्रयास के अधोगामी ढाल वाले पूर्ति वक्रों का या पूर्ति वक्रों को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार इन देशों में बाजार की सीमितता होने से अधिक कार्य करने की प्रेरणा अनुपस्थित होती है। यदि एक अर्थव्यवस्था में रचनात्मक रूप से औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूपांतरित हो जाने पर या रूपांतरित पाए जाने पर तब वह आर्थिक अवरोध का सामना करती है। और माल्थस के अनुसार प्रगति, यानी जो तकनीकी प्रगति है, उस तकनीकी प्रगति होने से औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसरों की प्राप्ति होती है तथा कृषि में औद्योगिक क्षेत्र की ओर जनसंख्या का अधिक भाग रोजगार हेतु प्रयासशील रहता है। लेकिन यदि भविष्य में तकनीकी प्रगति की संभावनाएं न्यून हो जाएं तब औद्योगिक प्रगति के रुकने के फलस्वरूप आय की वृद्धि नहीं हो पाती, और जब आय की वृद्धि नहीं हो पाती है तो इससे बेरोजगारी बढ़ती है। और ऐसी स्थिति में माल्थस ने व्यापक भूमि सुधार प्रस्तावित किए, लेकिन इसे वह एक अस्थायी हल मानते थे। यानी यह एक जो हल है वह एक अस्थायी हल है, स्थायी हल नहीं है। अब देखिए, निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि यानी नेक्स्ट जो है वह है निष्कर्ष, और निष्कर्ष में हम देखते हैं निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। क्या? कंक्लूजन। अब देखिए, निष्कर्ष के अंतर्गत प्रोफेसर माल्थस का विश्लेषण
अर्ध विकसित देशों की द्वैत प्रकृति को स्पष्ट करता है। वहीं माल्थस का जनसंख्या विश्लेषण इन देशों में प्रासंगिक भी है, क्योंकि माल्थस का विश्लेषण समर्थ मांग के विचार को प्रस्तुत करता है, जिसे बाद में कीन्स एवं कैलेकी ने समर्थन दिया और उन्होंने आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों की व्याख्या की, जिनमें तकनीकी प्रगति, समाप्ति का यानी तकनीकी जो प्रगति है उस तकनीकी प्रगति संपत्ति का समान वितरण यानी जो संपत्ति है उस संपत्ति का समान वितरण, सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों, बेहतर प्रशासन एवं विदेशी व्यापार मुख्य थे। माल्थस ने आर्थिक घटकों के साथ साथ अनार्थिक घटकों को भी महत्वपूर्ण माना, लेकिन उन्होंने इन घटकों का व्यापक विवेचन नहीं किया, क्योंकि माल्थस के अनुसार पूंजी संचय अंततः अर्थव्यवस्था के विकास में सतत अवरोध उत्पन्न करता है, जबकि सामान्यतः यह देखा जाता है कि पूंजी संचय उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी नहीं करता तथा लाभ की कमी का कारण भी नहीं बनता है। वस्तुतः पूंजी संचय की अभिवृद्धि सकल आय में मजदूरी एवं लाभ के अंश को बढ़ाती है तथा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो प्रोफेसर माल्थस इस बात को कहते हैं, माल्थस ने यह भी कहा है कि क्या कहा है, माल्थस ने कहा या माल्थस इस बात को मान कर के चलते हैं कि सभी वस्तुओं के अर्ध उपभोग की एक स्थायी प्रवृत्ति विद्यमान होती है, जो सत्य नहीं है। क्यों कि माल्थस का यह मानना भी तर्कपूर्ण नहीं कि केवल भूस्वामियों द्वारा बचत की जाती है। इन सीमाओं के बाद भी माल्थस के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो विकसित देशों में निरूपित अथवा सतत विकास को समझने के लिए एवं अर्ध विकसित देशों में विकास कार्यक्रम को अपनाने हेतु महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मेरे जो नोट्स हैं यह नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां से निकाल करके भी इनसे अध्ययन कर सकते हैं। मेरे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे ये नोट्स और मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।